ओके, तो आइए दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग पढ़ लिए थे और आज फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कंपनी एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण, और जब भी शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण की बात होगी तो आंसर हमारा क्या होगा? सेबी। ठीक है, हालांकि सेबी कंपनी नहीं है, प्रश्न में दे दिया है तो आंसर तो सेबी होगा, लेकिन सेबी एक कंपनी नहीं है बल्कि सेबी एक नियामक संस्था है। ठीक है, कंट्रोलिंग बॉडी कहेंगे इसको, कंपनी नहीं कहेंगे। फिर भी प्रश्न आया हुआ है इसी स्वरूप में, पूछा हुआ प्रश्न है तो सेबी होगा। शेयर बाजार का क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? सेबी। मुद्रा बाजार का आरबीआई, मुद्रा बाजार का आरबीआई, बीमा बाजार का आईआरडीए, आईआरडीए। तो ये नियामक संस्था है, इसको आप याद रखना। दूसरा, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का क्या तात्पर्य है? सेंसेक्स मुंबई शेयर बाजार का, मुंबई शेयर बाजार या बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक है, और सेंसेक्स एक इंडेक्स है। सेंसेक्स को शेयर बाजार का बैरोमीटर भी कहते हैं। सेंसेक्स ऊपर जाने का मतलब है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था अच्छी करने वाली है और इसलिए वे अपने पैसे निवेश कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं कंपनियों में। सेंसेक्स नीचे जाने का मतलब या किसी शेयर बाजार के सूचकांक इंडेक्स का नीचे जाने का मतलब होता है कि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए उसका जो निवेश किया हुआ पैसा है उसको वो निकालने लगते हैं, यानी शेयर को बेचने लगते हैं। तो यहाँ चढ़ाव का तात्पर्य है, तो चढ़ाव का तात्पर्य मतलब शेयर के मूल्यों में चढ़ाव। तो संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य ए नंबर में कह रहा है बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर मूल्य में चढ़ाव है। नहीं, सेंसेक्स मात्र कितने कंपनी पर है? 30 कंपनी का है, तो सभी कंपनियां शामिल नहीं है। मात्र सेंसेक्स में कितने कंपनियां? 30 कंपनियां शामिल है, तो ये नहीं होगा आंसर। राष्ट्रीय शेयर बाजार का संबंध सेंसेक्स से नहीं है। राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को निफ्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बी तो होगा नहीं। सी नंबर देखते हैं, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयर के मूल्यों में समग्र चढ़ाव। एक कंपनी समूह के शेयर के मूल्य में समग्र चढ़ाव, और एक कंपनी समूह में कितना कंपनी है? ये आपका आंसर होगा सी। फिर डी में देखिए क्या कर रहा है, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयर मूल्य में चढ़ाव। नहीं, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक कंपनी समूह के शेयर के मूल्य में समग्र चढ़ाव दर्शाता है कौन? और उस कंपनी समूह में कितने कंपनी है? मात्र 30 कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव होगा तो सेंसेक्स बढ़ा हुआ मालूम पड़ेगा। अगर इसके शेयर मूल्य में कमी होते जाएगी तो सेंसेक्स नीचे आ रहा है। क्लियर है? तो इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से आंतरिक ऋण इंटरनल डेप्ट का घटक है? आंतरिक ऋण मतलब सरकार के द्वारा देश के भीतर लिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? सरकार विदेशों से भी ऋण लेते हैं और देश के अंदर भी ऋण लेते हैं। देश के अंदर किससे ऋण लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं, जनता से लेते हैं, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड जारी करके, और विदेशों से भी लेते हैं। तो एक सरकार देश के अंदर अपने लोगों से जो ऋण ले रहा है, देश के अंदर बैंक आरबीआई से जो ऋण ले रहा है, उसको क्या कहते हैं? अब विदेशी ऋण को बाह्य ऋण कहते हैं। विदेशी ऋण को
तो पूछ रहा है कि कौन से आंतरिक ऋण के घटक हैं। तो पहला है बाजार ऋणादान। बाजार ऋणादान मतलब मार्केट से पैसा उठाना, जैसे बैंक से पैसा लेना, ठीक है, आरबीआई से पैसा लेना, ये बाजार ऋणादान है। सॉरी, बाजार ऋणादान का मतलब होता है शेयर मार्केट में बॉन्ड जारी करके पैसा लेना। सरकार जब बॉन्ड जारी करती है उसके माध्यम से ऋण लेती है तो उसे ही क्या कहते हैं, मार्केट बोरिंग। तो ये तो आंतरिक ऋण है ही, ये तो विदेशी ऋण है नहीं। दूसरा ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल थोड़ा सही नहीं लिखा है। तो ट्रेजरी बिल तो आप जानते ही है, ये सरकार जारी करती है, सरकार की तरफ आरबीआई जारी करती है और ऋण लेने के लिए इन्हें जारी करती है, तो ये तो आएगा ही। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां ही भारत सरकार के आंतरिक ऋण के स्रोत हैं, यानी सभी के सभी आंतरिक ऋण के स्रोत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां मतलब ऐसी कोई सिक्योरिटीज जो सरकार किसको देती है, उसके बदले आरबीआई से उधार लेती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां। तो ये तीनों ही किस ऋण के स्रोत हैं, आंतरिक ऋण के स्रोत है। विदेशों से या विदेशी सरकार से या अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जब ऋण लिया जाता है तब उसे हम बाह्य ऋण की संज्ञा देंगे। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। विघटित UTI2 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत की म्यूचुअल फंड बेचने वाली सबसे बड़ी संस्था है। से प्रबंधन में निम्नलिखित में कौन सी संस्था सम्मिलित नहीं है? UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सेकेंड के प्रबंधन में, मैनेजिंग में निम्नलिखित में कौन सी संस्था सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों GIC सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यूटीआई में इन्वेस्ट करने वाली इकाई या प्रबंधन में हिस्सेदारी रखने वाली इकाई भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया भी है और जीवन बीमा निगम भी है, लेकिन सामान्य जीवन बीमा निगम नहीं है। GIC का यूटीआई में कोई हिस्सेदारी नहीं है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भारत की म्यूचुअल फंड बेचने वाली संस्था है दोस्तों। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कौन स्थित है? सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। सेबी के कार्यों में क्या क्या? स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार, शेयर बाजार को अंग्रेजी में स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, बिल्कुल विनियमित मतलब कंट्रोल, विनियमित मतलब ये तो मुख्य कार्य है ही सेबी का। शेयर बाजारों से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, बिल्कुल ये भी कार्य सेबी के है। प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार, इनसाइड ट्रेडिंग के बारे में बतलाए थे कि जब कोई गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्ति सट्टा में भाग लेता है तो वह हमेशा लाभ की स्थिति में रहता है, जिससे आम निवेशकों को हानि पहुंचती है। तो गुप्त जानकारी रखने वाला व्यक्ति के द्वारा शेयरों की खरीद बिक्री ही क्या कहलाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है, इनसाइड ट्रेडिंग कहलाता है। ये सभी इनसाइड ट्रेडिंग को रोकने का काम कौन है? सेबी का। शेयर बाजार से संबंधित जितने भी पक्ष होंगे, शेयर बाजार से संबंधित जितने भी पक्ष होंगे उन पर कंट्रोल किसका होगा? सेबी का होगा। किसका होगा? सेबी का होगा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। गिल्ट आधारित बाजार के मायने, गिल्ट आधारित बाजार का मतलब होता है सरकारी प्रतिभूति का बाजार, और सरकारी प्रतिभूति का बाजार कोई बाजार नहीं होता है। आरबीआई जब सरकारी प्रतिभूति को बेचती है या सरकारी प्रतिभूति की खरीदती है, इसी प्रक्रिया को गिल्ट एज्ड बाजार कहा जाता है। समझ गए बात की नहीं? आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूति को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे ट्रेजरी बिल का आरबीआई द्वारा बेचना या खरीदना क्या कहलाएगा? गिल्ट आधारित बाजार कहलाएगा। तो गिल्ट आधारित बाजार एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस का नाम है। और वे कौन से प्रोसेस हैं?
वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को बेचती है या खरीदती है। फिर वही है गिल्ट एज में या विपणन होगा। क्या होगा? विपणन। विपणन का मतलब मार्केटिंग। विपणन का मतलब मार्केटिंग। तो गिल्ट एज मतलब सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से या आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूति बेचने या खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? गिल्ट एज्ड बाजार कहलाता है या गिल्ट बाजार भी कहलाता है। दोस्तों क्लियर हो गया? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है। गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्ति जब शेयर बाजार में भाग लेता है तो वे हमेशा लाभ की स्थिति में रहता है, जिससे आम निवेशकों को हानि पहुंचती है। इसी प्रक्रिया को इनसाइड ट्रेडिंग कहलाता है। पूंजी बाजार का आशय किस बाजार से है? शेयर बाजार से है। पूंजी बाजार का आशय शेयर बाजार से है। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदिरिया शब्द किसका द्योतक है? मंदिरिया एक प्रकार का दलाल यानी कि ब्रोकर होता है और मंदिरिया एक ऐसे ब्रोकर का होता है जो यह अनुमान लगाता है कि आने वाले भविष्य में शेयरों के मूल्य में क्या होगी? कमी होगी। मंदिरिया एक ऐसा ब्रोकर है शेयर मार्केट का या ऐसे ब्रोकर जो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भविष्य में आने वाले समय में अमुक शेयर या कोई भी XYZ शेयर के मूल्य में कमी होगी और कमी होगी तो हम उस समय शेयर खरीद कर फायदा कमाएंगे। तब ऐसे सोचने वाले दलाल या ब्रोकर क्या कहलाते हैं? मंदिरिया। तो मंदिरिया इस हिसाब से अपने बिजनेस को या इस हिसाब से शेयरों की खरीद बिक्री में भाग लेता है कि आने वाले भविष्य में शेयरों के मूल्य में क्या होगी? गिरावट होगी। कौन होगा आंसर? उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाला है। अब दलाल जो है, ब्रोकर जो है शेयर मार्केट में, वो निवेशक की भूमिका में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो निवेशक है वो ब्रोकर नहीं होगा या जो ब्रोकर है वो निवेशक नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब मंदिरिया का ठीक उल्टा होता क्या? तेजरिया। मंदिरिया का ठीक उल्टा क्या होता है? ठीक उसका। यानी कि ऐसे दलाल या ब्रोकर या निवेशक जो ये सोचकर अपनी शेयर की खरीद बिक्री कर रहा है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा? शेयर के मूल्य में बढ़त होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? तेजरिया। और मंदिरिया का अनुमान फैल हुआ तो फिर उसे हानि हो जाएगा। यानी मंदिरिया अपना सारा शेयर की खरीद बिक्री इसी हिसाब से क्या है कि आने वाले समय में शेयरों के मूल्य में क्या होगी? गिरावट। यानी आने वाले समय में अगर शेयरों के मूल्य में गिरावट नहीं होगा तब उसको घाटा होगा। वही तेजरिया है। वो यह मानकर शेयर की खरीद बिक्री किया है कि आने वाले निकट भविष्य में शेयरों के मूल्य में क्या होगा? चढ़ाव। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर तेजरिया को क्या होगा? हानि होगा। अगला, इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी किसका नियमन करती है? बीमा कंपनियों का नियमन करती है, जिस तरह सेबी शेयर बाजार का नियमन करती है। नियमन को इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। LIC की स्थापना कब हुआ है? सेबी की स्थापना 1988 में। IDBI की स्थापना 1964 में। IDBI बैंक, UTI मतलब इसकी भी स्थापना 1964 में। तो दो का स्थापना 1964 में। हालांकि पहले IDBI की स्थापना हुई है। 1 2 4 3, ठीक है। 1 2 4 3, यहीं से ये बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन है? LIC सबसे पहले कौन है? उसके बाद IDBI या बैंक है, ठीक है।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सेबी 1900, उसके बाद यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड बेचने वाली संस्था है दोस्तों, और उसके बाद कौन, सेबी। दोनों की स्थापना दोस्तों 1964 में हुई है। आईडीबीआई बैंक की भी स्थापना कब हुई है, 1964 में। यूटीआई की भी स्थापना कब हुई है, 1964 में हुई है। तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। वर्ष 2000 से 2001 के दौरान, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, करेंट अफेयर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला भारत का शेयर बाजार मुंबई शेयर बाजार है। कौन शेयर बाजार है, बंबई शेयर बाजार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंसेक्स बंबई स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित है। नहीं, केवल कितना, 30 कंपनी के स्टॉक पर आधारित है। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉक्स को अनुपातिक भारिता दी जाती है, ये सही है। यानी सेंसेक्स जिन 30 कंपनियों के शेयरों के मूल्य के उतार चढ़ाव पर आधारित है ना, तो सेंसेक्स को तय करने में उन 30 कंपनी के स्टॉक को अनुपातिक यानी एक समान भार दिया गया है। ठीक है, तो ये सही है दोस्तों। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज एफटीएसी लंदन स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। तो इसमें सही है केवल 2। इसमें सही है केवल कौन, 2, कि सेंसेक्स की तैयार करने में 30 कंपनियों के शेयर अथवा स्टॉकों को एक समान महत्व दिया गया है, एक समान भार दिया गया है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। सेंसेक्स कहां का है दोस्तों, सेंसेक्स तो मुंबई का है। सीमेक्स स्टेटस टाइम किसका है, सिंगापुर को। एस एंड होगा, एस एंड होगा, एन दिया हुआ, एस एंड पी ये कनाडा की है। नेस्डेक कहां की है, न्यूयॉर्क की है। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4। सेंसेक्स मुंबई, सीमेक्स सिंगापुर, एस एंड पी कनाडा और नेस्डेक यूएसए या न्यूयॉर्क। क्लियर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। डॉलेक्स मुंबई का ही सूचकांक है। ठीक है, डॉलेक्स भी किसका सूचकांक है, जिस तरह सेंसेक्स है ना उस तरह और भी इंडेक्स है, लेकिन सेंसेक्स सबसे प्रचलित इंडेक्स है मुंबई शेयर बाजार का। तो डॉलेक्स मुंबई, तेन ताइवान, बोबेस्पा ब्राजील, मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट होगा, रट लिखा हुआ फ्रैंकफर्ट होता है जर्मनी। तो 1 होगा, फ्रैंकफर्ट सही कर लीजिएगा, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ में भिन्न है। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ में भिन्न है। पहला तो संदर्भ यही है कि मुद्रा बाजार में जो भी प्रतिभूति यूज होता है उसकी परिपक्वता अवधि या भुगतान तिथि 1 साल से कम होता है, और पूंजी बाजार में जो भी प्रतिभूति यूज होता है उसकी भुगतान अवधि 1 साल से ज्यादा होता है। यह तो मुख्य अंतर है। दूसरा अंतर कि मुद्रा बाजार पर आरबीआई का कंट्रोल है, जबकि पूंजी बाजार पर सेबी का कंट्रोल है। तीसरा अंतर, मुद्रा बाजार बैंकों के माध्यम से काम करते हैं, जबकि पूंजी बाजार शेयरों के माध्यम से काम करते हैं। तो यह मुख्य अंतर है। क्लियर है ना। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में मुख्य अंतर क्या क्या है।
तो मुद्रा बाजार में जो भी प्रतिभूतियां इस्तेमाल होती है उसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होती है। परिपक्वता अवधि मतलब भुगतान अवधि 1 वर्ष से कम होती है, जबकि पूंजी बाजार का सारा प्रतिभूति, पूंजी बाजार में सारा प्रतिभूति की जो परिपक्वता या भुगतान अवधि होती है वो 1 साल से ज्यादा होती है। पहला अंतर, मुद्रा बाजार पर आरबीआई का कंट्रोल और पूंजी बाजार पर सेबी का कंट्रोल। तीसरा, मुद्रा बाजार जो है वह बैंकों के माध्यम से काम करती है, जबकि पूंजी बाजार शेयर बाजार के माध्यम से काम करती है। मुद्रा बाजार के प्रतिभूति खरीद बिक्री में आम आदमी भाग नहीं लेता है, क्योंकि प्रतिभूति महंगे होते हैं। ज्यादातर प्रतिभूति की कीमत 100 करोड़ तक की होती है, 10 करोड़ से तो कम कुछ भी नहीं होता है। तो मुद्रा बाजार में आम आदमी की भागीदारी नहीं होती है, जबकि पूंजी बाजार में 10 रुपया से भी शेयर की खरीद बिक्री स्टार्ट हो जाती है। तो पूंजी बाजार में आम आदमी भी भाग लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद सरकार अधिकांश ऋण मुद्रा बाजार से उठाती है, जबकि कंपनियां अधिकांश ऋण पूंजी बाजार से उठाती है। तो ये सब अंतर है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में, जो हम पढ़ चुके हैं। फिलहाल इसमें आपका आंसर क्या होगा? पूंजी बाजार केवल एक राज्य में कार्य करता है, जबकि मुद्रा बाजार कई राज्यों में। ऐसा नहीं, पूंजी बाजार भी कई 24 शेयर बाजार है भारत में, लगभग हर एक स्टेट में एक शेयर बाजार है। तो ये तो गलत है सरासर। पूंजी बाजार दीर्घावधि वित्त के आधार के लिए, जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए सही। और जब हम दीर्घावधि या दीर्घकालीन शब्द का यूज कर देते हैं तो उसका सीधा अर्थ होता है 1 साल से ज्यादा, और जब हम अल्पकालीन शब्द का यूज करते हैं तो उसका सीधा अर्थ होता है 1 साल से कम। दीर्घकालीन का मतलब 1 साल से ज्यादा, अल्पकालीन का मतलब 1 साल से कम। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही नहीं है? जापान का निक्की, सिंगापुर गलत है। सिंगापुर का जो सीमेक्स स्टेटस टाइम, स्टेटस टाइम सिंगापुर का शेयर बाजार का सूचकांक है। सोमकॉम्प नहीं है, सोकॉम्प नहीं है सिंगापुर का। सोकॉम्प किसका है? किसी का नहीं है, ठीक है, या किसी देश का हो सकता है। हांगकांग का तो हैंगसेंग है, हैंगसेंग है हांगकांग का। तो सिंगापुर गलत है। सिंगापुर के शेयर बाजार के सूचकांक का नाम क्या है? सीमेक्स स्टेटस टाइम्स, सीमेक्स स्टेटस टाइम्स है दोस्तों। अगला, निक्की क्या है? जापान के विदेशी विनिमय बाजार है। निक्की शेयर बाजार का सूचकांक है, शेयर बाजार का सूचकांक है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल का मतलब शेयर मूल, अंश, शेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। शेयर अंग्रेजी वर्ड है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। तो निक्की जापान के विदेशी विनिमय बाजार नहीं है, ना ही जापान के केंद्रीय बैंक का नाम है, जबकि निक्की जापान की राजधानी टोक्यो के शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक है। जिस तरह मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स है, सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स है, उसी तरह निक्की किसका है? जापान का है। 20 नंबर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई, जिसकी स्थापना 1964 में हुई है। तो यूटीआई क्या उद्देश्य है? अपनी आय का, यूटीआई दोस्तों म्यूचुअल फंड बेचती है। क्या बेचती है? म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है थोड़ा सा आप जान लीजिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है? शेयर बाजारों में जो शेयर की खरीद बिक्री होती है उस पर रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, उस पर रिस्क ज्यादा होता है। अर्थात निवेशकों को शेयर की खरीद बिक्री में रिस्क क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी पैसा डूबने का खतरा शेयर मार्केट में ज्यादा होता है। हालांकि अगर हम 30 मेन कंपनियों के शेयर की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री में दोस्तों रिस्क क्या है? ज्यादा है। रिस्क क्या है? ज्यादा है। इसलिए बहुत सारे निवेशक जिनके पास काफी ज्यादा बचत है फिर भी वो रिस्क लेने से डरते हैं और शेयर बाजार में निवेश नहीं करते हैं। तो रिस्क कम वाला जो उत्पाद है वह कौन है दोस्तों? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर जोखिम निवेशकों को कम से कम हो। मान लीजिए कि हमने एक्स कंपनी के शेयर खरीदे, लेकिन एक्स कंपनी आने वाले समय में परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, घाटे में चली गई, तो हमारा सारा पैसा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। या एक्स कंपनी को हम एक एक्स कंपनी के शेयर खरीदे और इस उद्देश्य से खरीदे कि आने वाले समय में हमें बहुत ज्यादा फायदे होंगे, लेकिन मार्केट की स्थिति गड़बड़ होने के कारण वो कंपनी परफॉर्मेंस तो की लेकिन हम जिसका अंदाज लगाए थे वैसा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? निवेशक शेयर बाजार में निवेश करने से कतराते हैं। ऐसे ही निवेशकों के लिए क्या लॉन्च किया गया है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी एक प्रकार का प्रतिभूति ही है। होता क्या है कि जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड का एक प्रबंधक होता है। क्या होता है? प्रबंधक। जिस तरह शेयर बाजार में ब्रोकर होता है ना, उसी तरह म्यूचुअल फंड बेचने वाली संस्था के पास एक प्रबंधक टीम होता है। जो प्रबंधक टीम म्यूचुअल फंड से आए हुए पैसे को कई जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? कई जगह। हमने पैसा किस में लगाइए? म्यूचुअल फंड के प्रबंधक ने अपने योग्यता, अपने अनुभव के आधार पर उस पैसों को कई सारे कंपनी में लगा दिए। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि हमारा पैसा अब कई सारे कंपनी में चला गया है। उसमें मान लीजिए एक ही घाटा में चले तो और सब कंपनियां फायदा होने में ज्यादा हानि होगा म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले को? नहीं। तो म्यूचुअल फंड यही करता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड का देखरेख करने वाले प्रबंधक टीम अपने अनुभव के आधार पर हमारे पैसे को कई सारे कंपनियों में लगा देते हैं। अब कई सारे कंपनियों में पैसे लगा देने से क्या होता है कि जोखिम बहुत कम हो जाता है। जैसे हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, कोई और लगाया, म्यूचुअल फंड के माध्यम से ढेर सारे पैसे इकट्ठे हुए। अब उसको म्यूचुअल फंड प्रबंधक जो कंपनियां रखे हुए अपने पास, उन्होंने अपने अनुभव के आधार से वह पैसा कई सारी कंपनियों में लगा दिया। अब कई सारे कंपनी में लगा दिया तो जोखिम अपने आप कम हो जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा कंपनी डूब जाएगा। हो सकता है एक उसमें खराब प्रदर्शन कर गए, दो खराब प्रदर्शन कर गए, और सब तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को जोखिम कम से कम होगा, क्योंकि उसका पैसा एक जगह निवेश नहीं हुआ है, उसका पैसा क्या हो गया है? कई जगह। तो म्यूचुअल फंड में पहले लोग थोड़े थोड़े निवेश करते हैं। जैसे आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदिएगा तो उसमें थोड़े थोड़े करके ढेर सारे लोग पैसा लगाते हैं, जिससे कंपनी को म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक साथ ढेर सारे पैसे इकट्ठे होते हैं। अब उस इकट्ठे पैसे को म्यूचुअल फंड प्रबंधक कई सारे कंपनियों में लगा देते हैं, निवेश कर देते हैं। और कई सारे कंपनियों में जैसे ही लगाते हैं तो जोखिम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जोखिम कम होगा तो फायदा ज्यादा होगा। तो म्यूचुअल फंड इसीलिए लॉन्च किया गया क्योंकि भारतीय लोग बचत भारी भरकम होने के बावजूद भी जोखिम या रिस्क के डर से शेयर बाजार में निवेश नहीं करते हैं। उसी के लिए परफेक्ट निवेश प्लान क्या है? म्यूचुअल फंड। इसमें जोखिम बहुत बहुत क्या होता है? कम होता है। ठीक है। और क्यों कम होता है? क्लियर हो गया कि नहीं? है? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है ये भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड विक्रेता संस्था है। यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है म्यूचुअल फंड का कारोबार करती है। ये भारत का सबसे पहला म्यूचुअल फंड बेचने वाली संस्था है। आजकल तो ढेर सारे म्यूचुअल फंड बेचने वाली संस्था आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी संस्था अभी भी कौन है?
भारतीय यूनिट ट्रस्ट सबसे पहले म्यूचुअल फंड बेचना कौन आरंभ किया? भारतीय यूनिट ट्रस्ट। तो उसके उद्देश्य क्या है? अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, बिल्कुल। लघु विनियोजक मतलब छोटे कंपनियों को प्रदान करना, बिल्कुल। धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, बिल्कुल। ये भी लोगों की बचत को एकत्र करना, उपयुक्त सभी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य म्यूचुअल फंड बेच करके इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना। ध्यान देना बात को। भारतीय यूनिट ट्रस्ट किसका कारोबार करती है? म्यूचुअल फंड बेच करके जो पैसा इकट्ठा हुआ है उन पैसों को वह किस उद्देश्य से इस्तेमाल करती है? तो इन तीनों उद्देश्य से। क्लियर हो गया ना? बात को समझ गए ना? सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था और यह बॉन्ड US डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में और जर्मन मार्क में जारी किया गया था। मतलब यह बॉन्ड में अगर कोई निवेश कर सकता है तो वो डॉलर में निवेश करेगा या स्टर्लिंग में निवेश, पाउंड स्टर्लिंग में निवेश करेगा या जर्मन मार्क में। यानी कि विदेशी मुद्रा प्राप्ति के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कौन सा बॉन्ड जारी किया गया था? रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड। ठीक है, आप जानते हैं कि विदेशी व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा अति आवश्यक है और विदेशी मुद्रा जब कम पड़ जाते हैं तो उसकी प्राप्ति कई और उद्देश्यों से की जाती है और उसी में एक उद्देश्य कौन बॉन्ड जारी करना है? रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी करना है। और यह बॉन्ड को केवल किसमें खरीदा जा सकता है? डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग और जर्मन मार्क में। इससे क्या होगा? इससे ये विदेशी करेंसी सरकार को प्राप्ति होगी। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? बीमा से। निम्नलिखित में कौन सा शेयर सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत काम करता है? सेंसेक्स तो काम करता है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200, इंडोनेक्स्ट, सभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे शेयर बाजार का सूचकांक है, जिसमें प्रचलित सूचकांक कौन है? लेकिन ये भी सूचकांक है, लेकिन ये उतने प्रचलित नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखना है BSE 500, BSE 200। 500 का मतलब 500 कंपनी और 200 का मतलब 200 कंपनी। ठीक है, जैसे FTSE 100 लंदन का है तो 100 का मतलब क्या? कंपनियों की संख्या जिसके शेयरों के मूल्य के आधार पर वो सेंसेक्स तय हुआ। तो यह 500 जो लगा है ये कंपनियां हैं वास्तव में। इंडोनेक्स्ट भी बंबई शेयर बाजार का ही सूचकांक है, लेकिन मुख्य सूचकांक कौन है दोस्तों? सेंसेक्स है। मुख्य सूचकांक कौन है? सेंसेक्स है। आगे बढ़ते हैं। बंबई स्टॉक एक्सचेंज ने पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक भी जारी करना शुरू किया है और इसे नाम दिया गया क्या? ग्रीनेक्स। ग्रीनेक्स नाम दिया है। अब कहिएगा कि पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक क्या है, ये किस प्रकार पर्यावरण अनुकूल है? तो मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कागज का इस्तेमाल नहीं होगा, सारा कुछ जो है एकदम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। यही है ग्रीनेक्स, और कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। बोल्ट BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक है, बोल्ट BSE यानी बंबई स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई है। आप जानते हैं कि अब शेयर बाजार की खरीदारी ऑनलाइन भी हो सकती है। ऑनलाइन पूरी तरह से कंप्यूटरित ऑनलाइन OTCE वाला शेयर बाजार हुआ था, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया शेयर बाजार जो है वो भारत की सबसे पहली पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन शेयर बाजार था।
जो 1990 में स्थापित हुई थी। आगे चलकर 5 साल बाद 1995 में भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग अर्थात शेयरों की खरीद बिक्री ऑनलाइन होने लगा 1995 में, और उसका नाम क्या पड़ा? बोल्ट। क्लियर है? वायदा बाजार आयोग, वायदा बाजार मतलब फ्यूचर मार्केट। वायदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूचर मार्केट। एक होता है वायदा बाजार, इसको थोड़ा समझ लीजिए। वायदा बाजार क्या है? वायदा बाजार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूचर मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अब फ्यूचर मार्केट क्या है? भविष्य में किसी वस्तु की खरीद बिक्री किस आधार पर होगा, कैसे होगा, किन शर्तों पर होगा, उसका निर्धारण वर्तमान में करना ही क्या कहलाता है? वायदा बाजार। भविष्य में किसी उत्पाद की खरीदारी या बिक्री किन शर्तों के अधीन होगा, उन शर्तों को वर्तमान में तय करना ही क्या कहलाता है? वायदा बाजार कहते हैं। जैसे पेप्सिको कंपनी चिप्स बनाती है, चिप्स बनाकर बेचती है भिन्न भिन्न ब्रांड नेम से। पेप्सिको कंपनी किसान से, आलू के किसान से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपका आलू जब खेतों से निकलेगा ना तो हम 2000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। पेप्सिको कंपनी ने आलू के किसानों को यह वायदा कर दिया कि आपका आलू जैसे ही खेतों से निकलेगा हम इसे 2000 क्विंटल रुपए खरीदेंगे। ये जो कारोबार हुआ, आलू लिया जाएगा भविष्य में, लेकिन किन शर्तों पर लिया जाएगा ये आज तय हो रहा है। इसे ही क्या कहते हैं? वायदा बाजार कहते हैं। अब वायदा बाजार के लिए बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? ये नहीं कि मुंह जबानी सब कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की भी निगरानी किसके द्वारा होता है? वायदा बाजार आयोग के द्वारा होता है। लेकिन अब यह आयोग नहीं है, वायदा बाजार आयोग को सेबी में ही मिला दिया गया है। यानी किसमें मिला दिया गया है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। यानी अब जितने भी वायदा बाजार कारोबार होते हैं उस पर नियंत्रण किसका है? सेबी का है। शेयर बाजार पर भी कंट्रोल किसका है? सेबी का है। वायदा बाजार पर भी कंट्रोल किसका है? सेबी का है। और वायदा बाजार क्या है समझ गए ना? भविष्य में जिसकी खरीद बिक्री होगी वह किन शर्तों पर होगी, उस शर्तों को आज तय करना ही क्या कहलाता है? वायदा बाजार। अब वायदा बाजार में कोई उल्लंघन कर दिया शर्तों का, उदाहरण जैसे हम दिए कि पेप्सिको कंपनी 2000 रुपए प्रति क्विंटल का वादा कर दिया और जब खेत से निकला, आलू खेत से निकला, अब पेप्सिको कंपनी कह रही है कि चिप्स का तो मार्केट डाउन हम नहीं लेंगे, तो ऐसे में कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? सेबी का। उसी का यह दायित्व है कि उन शर्तों को पूरा करवाए जो नहीं मान रहा है, या जिन शर्तों पर वायदा कारोबार हुआ है उन शर्तों को मनवाने की, उन शर्तों का पालन नहीं होने पर जुर्माना लगाने की सारी जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की। क्लियर है? आइए दोस्तों, निम्नलिखित में सही कूट का चयन करें। मेल्ट डाउन, स्टॉक कीमतों की गिरावट मेल्ट डाउन कहलाता। बिल्कुल सही है। स्टॉक कीमतों की गिरावट को क्या कहा जाता है? अर्थात शेयर की कीमतों को गिरावट को क्या कहते हैं? मेल्ट डाउन कहते हैं। ठीक है, ये सही है। मंदी, संवर्धी दर, संवर्धी को अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ दर की गिरावट को मंदी कहते हैं। नहीं, मंदी का मतलब हम पढ़ा चुके हैं मुद्रास्फीति में। मांग में कमी, डिमांड में कमी होना क्या कहलाता है? मंदी। अगर मार्केट में डिमांड ही खत्म हो जाए, जनता कोई भी चीज की खरीदारी कम कर दे या करना ही बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। ग्रोथ रेट का गिरावट मंदी 100% नहीं हो सकता है।
ये सही है कि मंदी रिसेशन के दर में संवर्धी दर में गिरावट होगी, लेकिन सर्वोपरि वर्णन ये है कि मंदी उस स्थिति को कहते हैं जब मांग में क्या हो जाए, कमी हो जाए, लगातार कमी होता रहे। स्लो डाउन का मतलब ही होता है कि जो बाजार की गतिविधि था उसमें क्या आने लगी, कमी आने लगी। ठीक है, एक होता है कि खूब खरीद बिक्री हो रहा है, ठीक है, खूब खरीद बिक्री हो रहा है, उसको कहते हैं तेजी, पीक सीजन। जब मार्केट में बहुत ज्यादा खरीद बिक्री हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, पीक सीजन। अब खरीद बिक्री कम होने लगा तो उसको क्या कहा जाता है, स्लो डाउन। ये हम मुद्रास्फीति चैप्टर में पढ़ाए थे, मार्केट के विभिन्न अवस्था को, पीक सीजन, स्लो डाउन, मंदी, गर्त, सुधार, रिकवरी, बूम, ये सब पढ़ाए थे जी। तो स्लो डाउन का मतलब होता है, स्लो डाउन का मतलब सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट से नहीं है। स्लो डाउन का मतलब हुआ कि मार्केट की गतिविधियों में कमी आ जाना, खरीद बिक्री कम हो जाना। ठीक है, तो ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। सही है कौन, एक। क्लियर हो गया। सेबी अधिनियम 2014 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेबी का स्थापना 1988 में हुई थी और सेबी अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। सेबी अधिनियम कब पारित किया गया था, 1992 में। लेकिन जब नई सरकार एनडीए की बनी 2014 में, मोदी सरकार, तो उन्होंने सेबी को और मजबूती देने के लिए एक बार पुनः सेबी के एक्ट में संशोधन किया। उसी संशोधन से आपका प्रश्न है, पहला है कि इस संशोधन के द्वारा सेबी को कंपनियों, चिट फंड योजना संचालकों के कार्यालयों, परिसर आदि पर छापा मारने, संपत्ति तथा दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। बिल्कुल, अब सेबी को अधिकार है कि वे छापा मार सकता है, कोई भी चीज जब्त कर सकता है। नए प्रावधानों के तहत सेबी अपने मामलों को शीघ्र सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय का भी गठन कर सकता है। यह भी सही है, ठीक है, विशेष न्यायालय का भी गठन कर सकता है। लेकिन सेबी का यह न्यायालय अर्ध न्यायिक प्रकृति की होगी। क्या होगी, अर्ध न्यायिक, यानी कि इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, इसका निर्णय अंतिम नहीं होगा। दोनों ही कथन सही है। यानी कि 2014 में, वैसे अधिनियम कब पारित हुआ था, 1992 में, तो 2014 में जो संशोधित एक्ट पारित हुआ, 2014 में जो संशोधित एक्ट पारित हुआ, वह संशोधित एक्ट जो है सेबी को और मजबूती प्रदान किया है। पहले सेबी को न्यायालय गठित करने का नहीं था अधिकार। सेबी गलत काम करने वाले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के में उस पर केस चलाती थी, जिसमें लंबे समय निकलता था। अब कोर्ट का गठन स्वयं कर सकता है और फैसला जल्दी सुना सकता है। पहले सेबी को छापा मारने की अनुमति नहीं था। जैसे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना था, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग के घरों पर जाकर सेबी छापा नहीं मार सकता था। तो 2014 में कई सारे अधिकार सेबी को प्रदान किए गए या सेबी को मजबूती प्रदान किए गए। ठीक है, छापा मार सकता है, न्यायालय गठित कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, जब्ती कर सकता है। जुर्माना लगाने की तो पहले भी ताकत थी, उसकी सीमा बढ़ाई गई। IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम IRDAI 2014 में किया गया, 26 दिसंबर 2014, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बड़ी घातक होता है। 2014 3 है, 26 दिसंबर, 26 अप्रैल, 26 अगस्त। ठीक है, तो दिसंबर होगा। क्या होगा इसका आंसर, 26 दिसंबर 2014 को IRDA का नाम IRDAI रख दिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई मतलब ऑफ इंडिया,
ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? बीमा कानून विधेयक 2015, बीमा संशोधन विधेयक 2015 दिया हुआ है नोट में, जिसमें एक चीज सिर्फ चेंज हुआ है, संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैंप को 26 से बढ़ाकर 49 करना। बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है? 2022 में इस सीमा को 49 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? लेकिन बात किस अधिनियम के तहत हो रही है? तो इसको आप सही मानिए, ये सही है, सही है जी। यानी विदेशी पैसा कितना लगेगा किसी बीमा कंपनी में, उसकी सीमा पहले 26% थी, यानी 26% से ज्यादा कोई विदेशी नागरिक पैसा इन्वेस्ट किसी बीमा कंपनी में नहीं कर सकता है। उसको 2015 में बढ़ाकर कितना किया गया? 49, और 2022 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 74%। क्लियर है? तो पहला कथन तो सही है। बीमा विनियामक के साथ पंजीकरण के बिना पॉलिसी बिक्री को 10 वर्ष तक का सजा, बिल्कुल 10 वर्ष की सजा का भी प्रावधान अब कर सकता है। दोनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही है। अगला 32 नंबर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बताए थे कि जीआईसी के अंतर्गत पहले 4 कंपनियां थी, जिसको 2000 में क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। उसमें एक कंपनी कौन थी? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2000 को जारी दिशानिर्देशानुसार बीमा क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों को प्रवेश के लिए बैंकों की चुकता पूंजी कितना? 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों सही है, यानी कि वही बैंक बीमा के क्षेत्र में उतर सकती है। अब देखिएगा, कई बैंक जो है बीमा का भी कारोबार करती है। ठीक है, जैसे एसबीआई बैंक है, लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का भी कारोबार करती है और कई सारे पॉलिसी का भी कारोबार करती है। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा बेचती है। तो अब आजकल बैंक भी बीमा व्यवसाय में उतर रहे हैं, म्यूचुअल फंड व्यवसाय में उतर रहे हैं। तो वही बैंक म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में कारोबार कर सकती है, जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी हो? 500 करोड़। क्लियर है? सत्य नहीं है। हाँ, इनमें से कोई नहीं होगा तो सॉरी, हमको लगा सत्य। इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत? और सत्य नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़े। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईआरडीए का मुख्य उद्देश्य, जैसे सेबी शेयर बाजार के हर एक्शन के लिए कौन जिम्मेवार है? सेबी। शेयर बाजार से संबंधित कोई भी पक्ष हो, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? सेबी। ठीक उसी तरह बीमा बाजार से संबंधित कोई भी पक्ष हो, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आईआरडीए। तो देख लिए कहा कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है बीमा उद्योगों का क्रमबद्ध विनियमन, संबंधित एवं आकस्मिक मामलों पर कार्य करना। बिल्कुल, बीमा उद्योगों का विनियमन, संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना, पॉलिसी की धारकों के हितों को रक्षा करना, बहुस्तरीय विपणन को अंग्रेजी में मार्केटिंग कहते हैं, बहुस्तरीय विपणन को रोकने हेतु जुर्माने की राशि में वृद्धि करना। बिल्कुल सही है, ये सभी सही है। पूछ रहा है हाँ, उद्देश्य कौन है? सही है सभी। सीधा देखना है, बीमा से संबंधित कोई कार्य, कोई पक्ष हो, उसके लिए जिम्मेवार आईआरडीए होगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिवहित पूंजी का क्या नियतार्थ है? अभिवहित पूंजी का वह मात्रा है जो एक कंपनियों शेयर जारी करके इकट्ठा कर सकती है। आप जानते हैं कि कंपनियों शेयर जारी करके पूंजी इकट्ठा करती है, लेकिन कंपनियां जितना मन होगा उतना पूंजी इकट्ठा नहीं कर सकती है।
शेयर जारी करके एक कंपनियां कितनी रकम इकट्ठा कर सकती है? शेयर जारी करके एक कंपनियां कितनी रकम इकट्ठा कर सकती है, वही क्या कहलाता है? अभिहित पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिहित पूंजी कहलाता है। अभिहित पूंजी वह पूंजी है जो एक कंपनी शेयर जारी करके इकट्ठा कर सकती है, उससे ज्यादा वो इकट्ठा नहीं कर सकती है, कम कर सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कहिए क्या है, क्या होगा इससे? बी होगा, बी। अभी जो बताओ बी में है, बिल्कुल। किसी कंपनी के शेयर पूंजी की अधिकतम रकम क्या होता है? अभिहित पूंजी कहलाता है। आगे बढ़े। अगला, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन है? अब पहला म्यूचुअल फंड संस्था कौन था? यूटीआई था। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड यूटीआई। मुख्यालय मुंबई में है, हेडक्वार्टर। भारत का सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड? सबसे पहले यूटीआई। म्यूचुअल फंड क्या है समझ गए ना? शेयर में जोखिम अधिक है, म्यूचुअल फंड में जोखिम कम है। ठीक है, शेयर बाजार में डरते हैं तो आप निवेश करिए किस में? म्यूचुअल फंड में। हालांकि दोस्तों रिस्क तो हर जगह है, केवल बचत खाते को छोड़ के। बचत खाता में अब ब्याज देता भी नहीं है। 38 नंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष? 1 सितंबर 1956। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1900 एक्ट पारित किया गया 1992। यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1992 में प्राप्त हुआ। सेबी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1992 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष? हाँ सीधा 1992। वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1992 में, स्थापना किया गया 1988 में। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित, विनियमित मतलब कंट्रोल करना, बिल्कुल ये तो मुख्य कार्य है। शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, बिल्कुल यह भी सही है। प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना। अंतरंग व्यापार का इंग्लिश मीनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। अंतरंग व्यापार का इंग्लिश मीनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। सभी होगा, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी सेबी के कार्य है। अगले, बुल एंड बियर शब्दावली किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से। इनसाइडर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज 23 है, 24 है सॉरी, लेकिन वर्तमान में एक शेयर बाजार कोई काम नहीं करता है, उससे संबंधित केस चल रहा है उस पर, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। भारत का सबसे पुराना, भारत नहीं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बंबई स्टॉक एक्सचेंज। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, 1875 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किसने की थी? फेरवानी समिति की ने की थी। फेरवानी। सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के, ये तो सौराष्ट्र के नहीं, कोची। हालांकि पूरी तरह से इसका मान्यता समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी केस न्यायालय का अधीन है इसका। वैसे भी समझे 24 स्टॉक एक्सचेंज जरूर है। अब इसको अगर हटा दीजिए तो 23 है। 23 में 3-4 ही काम करते हैं, बाकी उतना कोई विशेष कार्य, अर्थात वहां पर कोई विशेष शेयर की खरीद बिक्री नहीं होती है। मुंबई हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मुंबई शेयर बाजार हो गया, ओटीसी हो गया,
इस तरह कुछ गिने चुने हैं। अब बाकी जो कहिएगा सब शेयर बाजार में पूरा एकदम खरीद बिक्री होती है शेयर का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य के सूचकांक को क्या कहते हैं? सेंसेक्स। OTCE यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भारत का एक शेयर और भारत का पहला कंप्यूटरीकृत शेयर बाजार है। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत शेयर बाजार कौन है? OTC। स्थापना कब हुई? 1990 में। स्थापना कब हुई? दलाल स्ट्रीट कहां है? मुंबई में। वहीं जहां शेयर बाजार है ना, उसी को दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। ठीक है। डी जोन्स न्यूयॉर्क ना, डी जोन्स कहां का है? न्यूयॉर्क का। नॉस्डैक भी कहां का है? नॉस्डैक कहां का है? हाल के भारतीय समाचार पत्रों में MCX SX क्या है दोस्तों? ये भी एक क्या प्रकार का है? ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार का नाम है। अगला, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं? वॉल स्ट्रीट। उसी से, ठीक है, उसी से मिलता जुलता शब्द है कौन? दलाल स्ट्रीट। ठीक है, जिस तरह हॉलीवुड से बॉलीवुड आ गया, उसी तरह वॉल स्ट्रीट से दलाल स्ट्रीट आ गया। भारत में ट्रेजरी होगा। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? RBI के द्वारा। किसके द्वारा खरीदे जाते हैं? बैंक या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा खरीदे जाते हैं। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति को क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल। अल्पकालीन का मतलब 1 साल से कम, या अल्पकालीन का मतलब मुद्रा बाजार की प्रतिभूति। मुद्रा बाजार की प्रतिभूति को क्या कहते हैं? अल्पकालीन प्रतिभूति कहते हैं। पद बैंक्योरेंस, बैंकेश्योरेंस। बैंकेश्योरेंस से आप क्या समझते हैं? बैंकेश्योरेंस का मतलब हुआ कि एक ऐसा वित्तीय उत्पाद, एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों सुविधा हो। बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों सुविधा अगर कोई प्रोडक्ट में हो तो उसे ही बैंकेश्योरेंस कहते हैं। यानी कि बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद भी शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? बैंकेश्योरेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस इक्वल टू बैंकेश्योरेंस। बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस इक्वल टू बैंकेश्योरेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार, फ्यूचर्स बाजार मतलब वही वायदा बाजार, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वायदा। वायदा बाजार क्या समझ ही गए हैं? तो शेयर बाजार तथा वायदा बाजार में लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं। बिल्कुल संघ द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन एकत्र शेयर बाजार में सेबी के द्वारा ही किए जाते हैं। राज्य सरकार एकत्र नहीं करता है, यानी केवल एक सही है। यह ऑप्शन लगता है गलत सेट है। वैसे भी आप समझ गए ना, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, प्रतिभूति कर या शेयर बाजार पर शेयरों की खरीद बिक्री पर कर आरोपित करने का जिम्मेवारी किसका है? केंद्र सरकार का है। क्यों? तो शेयर बाजार राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय है। शेयर बाजार किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय है, इसीलिए उस पर केंद्र सरकार ही कर लगाती है। वसूलती कौन है? तो इसका वसूली शेयर बाजार में ही हो जाती है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित हो? जींस फ्यूचर बाजार। जींस का मतलब किससे है? वस्तु से है, जैसे चावल। ठीक है, मतलब विभिन्न खाद्यान्न। हाँ, विभिन्न खाद्यान्न। ठीक है, धातुएं, ये सब को क्या कहते हैं? जीन्स। तो जीन्स का मतलब जीन्स पेंट नहीं समझ लीजिएगा, वस्तु। जीन्स का मतलब यहां किससे है?
वस्तु से। वस्तुओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न आते हैं, विभिन्न प्रकार के धातुएं जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब। तो भारत में निम्नलिखित में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? विनियमन मतलब कंट्रोल। तो मुद्रा फ्यूचर बाजार, मुद्रा की जब भी बात होगी वो तो आरबीआई कंट्रोल करेगा, मुद्रा को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी। इक्विटी फ्यूचर्स बाजार सेबी कंट्रोल करेगा। जिंस फ्यूचर बाजार तथा इक्विटी, इक्विटी को शेयर कहते हैं। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, दो प्रकार के शेयर पर आते हैं ना। तो इक्विटी शेयर ये शेयर है, तो इस पर कंट्रोल कौन करेगा? सेबी करेगा। तो लेकिन जिंस का मतलब यहां किससे है? वस्तु से है। और ये फ्यूचर बाजार पर कंट्रोल कौन करता है? हालांकि वायदा बाजार अब किसके अंतर्गत आ गया है? सेबी के अंतर्गत आ गया है। तो अब इसके जगह आप सेबी भी आंसर दे सकते हैं। यानी ये प्रश्न भी अब पूरी तरह से मतलब प्रचलन से बाहर हो गया है। ठीक है, ये प्रश्न उस समय का है जब वायदा बाजार और सेबी क्या था दोस्तों? अलग अलग था। जब वायदा बाजार और सेबी क्या था? अलग अलग था। वर्तमान में तो ये सब आपको सेम हो गए हैं। तो निम्नलिखित में कौन वायदा बाजार आयोग द्वारा नियमित होता है? अब वायदा बाजार किस में आ गया है? तो ये प्रश्न भी प्रचलन से क्या हो चुका है? बाहर हो चुका है। अब जिंस फ्यूचर बाजार और इक्विटी फ्यूचर बाजार पर कंट्रोल किसका है? सेबी का है। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? सेबी कोई सूचकांक है? यह एक नियामक संस्था है। यह एक क्या है? नियामक संस्था है। सेबी क्या है दोस्तों? नियामक संस्था है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कितना चैप्टर खत्म हुआ? 3 और बचा हुआ। नहीं, आइए नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे आगे। अब बजट है दोस्तों। अब सारा टॉपिक हिटेड है। बजट चालू करेंगे। आज थोड़ा मूड ऑफ है, सुबह सुबह मार हो गया। ठीक है, अल्लाह मत।